एडमिशन लिया है जुलाई 2023 में। ओके तो मैम। उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इग्नू ये काउंसलिंग शेड्यूल कंडक्ट कर रहा है, जिसके लिए रीजनल सेंटर जयपुर नोडल आरसी बना है। और आप क्योंकि एकेडमिक काउंसलर हैं इस रीजनल सेंटर पे, तो आपकी सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नीरू गक्खड़ मैम हैं, जो बीएससी की अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर है, और आगे की काउंसलिंग मैम आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है 19 इयर्स का। सुबोध कॉलेज में मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बीएससी पे लेवल में तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। जी। एमएससी लेवल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन पेपर है, और मैं बीएससी और एमएससी दोनों ही क्लासेस लेती हूँ। और आज की सेशन में मैं पहले इनऑर्गेनिक का इनको ब्रीफ करूंगी, और कल के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है मैम, है ना, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अभी हम लोग ने इनिशियली 2-2 काउंसलिंग सेशंस ही लगाए हैं इनके लिए। हाँ जी, हाँ फिर जी। जैसा रिक्वायरमेंट होगा या अटेंडेंस होगी, उसके ठीक, अकॉर्डिंग फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैम। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम मैं स्लाइड मैं अपना वो पीडीएफ जो आपने भेजा था वो शेयर करती हूँ, स्टार्ट बिल्कुल, कर देती हूँ बिल्कुल क्लास। शेयर कर दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये उसमें शेयर में नहीं ले रहा है ऑप्शन। मैम मुझे तो दिखा रहा है यहाँ शेयरिंग का, प्रेजेंट नाउ करके है ये एरो सा। इसमें वो विंडो इसमें मैम ऑप्शन नहीं है, पाथ नहीं ले रहा है शेयरिंग करने के लिए। मैम उसको ओपन कर दीजिए पहले। अब आ रहा है, अब आ रहा है मैम। आ रहा है मैम? यस यस, इट इज विजिबल नाउ। ठीक है। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स बता रहा है। हाँ जी, बॉन्डिंग इन Yes, मॉलिक्यूल्स। हाँ। मैम मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही है? यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना एक लेसन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपने पास मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग जो है वो अपन को एक्सप्लेन करनी है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने तरीके की बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट है, एग्जांपल्स क्या हैं, और उनका बॉन्डिंग जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सबसे पहले ये है कि एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं, और एटम्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो बॉन्ड्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तो यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो 3 प्रकार से होती है। पहला है इसमें आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम हिंदी में सहसंयोजक बंध, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव आयन बनाता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक एटम से दूसरे एटम पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाती है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयंस बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की इक्वली शेयरिंग से होता है, कि अगर कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का दे रखा है, तो अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, और दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली रहे, इस प्रकार जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, कंट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें दोनों जो एटम्स होंगे उनका एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है ये।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और सामने वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की वो जो शेयरिंग होगी वो सेम रहेगी, यानी दोनों का जो अधिकार रहेगा उस बॉन्ड के ऊपर वो सेम रहेगा। इस प्रकार की बॉन्डिंग को आप कहेंगे उपसहसंयोजक बंध। यानी जैसे कि अपने पास कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन है, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बोरोन को, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर देगा तो बोरोन को देने पर बोरोन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो कंप्लीट हो जाएगी और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग है जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और इसको एक एरो से डिनोट करते हैं अपन, देने वाले से लेने वाले की तरफ एरो बनाते हैं, और इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस प्रकार से अपने पास मॉलिक्यूल के अंदर 3 प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब आता है इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि प्रभावी परमाणु आवेश क्या है। कोई भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे कि अगर न्यूक्लियस के पास ऑर्बिटल देखें, अपने पास 4 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल्स जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत अधिक करीब होता है। उसके बाद पी, इस तरह से अपन कहते हैं कोश होते हैं, कोश होते हैं के एल एम एन। के कोश के अंदर 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एल कोश के अंदर 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और एम कोश के अंदर अपने पास 3s 3p 3d होता है, और नेक्स्ट वाले के अंदर 4f ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अंदर जो कक्षक हैं, उस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नाभिक के प्रति आवेश जो है सबका अलग अलग होगा। के कोश के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति आकर्षण अलग होगा। ऐसे ही एल कोश के अंदर 2s और 2p का अलग होगा, एम के अंदर 3s 3p 3d के अंदर भी अलग अलग होगा। तो इस न्यूक्लियर चार्ज को और अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और बाहर से भी जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होता है, इनके आवेश में कमी आ जाती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इन सब को निकालने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर हम कहते हैं कि सारे कोश ले लें, के एल एम एन जितने भी प्रेजेंट है अपने एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें चार्ज जो है सबके लिए अलग अलग हो गया, यूनिफॉर्म नहीं है चार्ज। तो इसलिए हम इस चार्ज को ऑल ओवर मॉलिक्यूल का बताने के लिए, जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है इसमें, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड स्टार का मतलब है कि प्रभावी, मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल का आउटर इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति, बाहर के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति कितने भी आकर्षण या रिपल्शन हुए हैं, उसके बाद जो न्यूक्लियर चार्ज बचा है वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड स्टार। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है किसी परमाणु का, एस यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जब नाभिक के प्रति आकर्षित हुए तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ने उनको कितना रिपेल करके दूर किया, आकर्षण कम किया, इसका एक कांस्टेंट होता है स्क्रीन किया, जिसको हम कहते हैं, बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब एटॉमिक नंबर और सब परमाणु का स्क्रीनिंग जो है वो अलग अलग होता है, तो अपन इसमें से जब Z माइनस एस करेंगे तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट अपने पास है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब ही आयन से है। ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा क्या होती है कि यदि किसी भी परमाणु के अंदर, और वो परमाणु कैसी अवस्था में है, गैसियस अवस्था में, अगर गैसियस अवस्था में किसी परमाणु में से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालेंगे, आउटर मोस्ट का, बाह्यतम कोश का, जो ढीला बंधा हुआ होगा, जिसका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होगा। तो जो नाभिक के प्रति आकर्षण कम वाला बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर गैसियस, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि हमारे पास एटम गैसियस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में परमाणु में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दी जानी चाहिए, जो एनर्जी उसे दी जाती है, वो कहलाती है आयनन ऊर्जा। और सब एटम के लिए ये आयनन ऊर्जा अलग अलग होती है, क्योंकि सब एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इनके ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, एक्स एक एटम लिया है, इसको आप हेलोजन एटम मान लीजिए, Cl ले लेते हैं अपन इसकी जगह पर।
और ये गैसियस फेज में है। Cl एटम के आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो होता है 3s2 3p5। तो 3s2 3p5 में तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कम ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए Cl के एग्जांपल की जगह यहाँ पे हम कोई और एग्जांपल सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम के अंदर क्या होता है 2s2, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, तो जब अपने पास आ रहा है तो इसमें जो 2s2 और 2p6 वाला ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है। उसके बाद 3s1, तो 3s1 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो गया और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ढीला बंधा हुआ है। उसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कहला रही है आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सोडियम गैसियस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, Na+ अपने पास आयन बन गया है। तो इट मीन्स गैसियस परमाणु से उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली जो मिनिमम एनर्जी है, उसको जरूरत जितनी एनर्जी की है मिनिमम, उस एनर्जी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम उसको प्रथम आयनन ऊर्जा कहेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक के बाद एक रिमूव होगा, उसको सेकंड आयनन ऊर्जा कहेंगे। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो हम इसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस तरह से टेबल में सबकी आयनाइजेशन एनर्जी लिख रखी है किलो जूल में। किसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसी के लिए दो। जैसे यहाँ पे लिथियम का केस ले रखा है, लिथियम के अंदर Li+ आयन ही बनाता है। एस ब्लॉक का ये S1 का धातु है। बेरिलियम मैग्नीशियम +2 बनाते हैं, तो +1 और +2, इसलिए यहाँ पे दो एनर्जीज लिखी हुई है 900 एंड 1757। बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2। तो जब आप 2s2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए दो वैल्यूज हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बंधुता मतलब स्नेह करना, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो प्रॉपर्टी है जिसमें रिलीज एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी, मुक्त होगी, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। इसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी गैसियस एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और जुड़ने पर जो हमने एनर्जी रिलीज करी है उस एटम के ने, तो वो कहलाती है अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हम Cl का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि Cl के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें है 3s2 3p5। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p6। 3p6 जो है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा कि वो निकलने की बजाय इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जुड़ेगा और Cl- आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो जो एनर्जी है वो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, और जो अपना एनर्जी चेंज सेकंड इलेक्ट्रॉन की वजह से है वो सेकंड, और थर्ड की वजह से जो आएगा वो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जब एटम से मिलके बन रहा है और दोनों के बीच में हमारे पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयरिंग किए हुए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है उसकी वजह से आयंस बनेंगे। कि जैसे मान लो कोई भी अपने पास NaCl है, NaCl में क्या करेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन अपने पास दे रहा है, जैसे कि Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, और Cl नेगेटिव ने लिया, तो यहाँ भी आयंस बने। और यहाँ पर अपने पास ये नहीं रहेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। BF3 और NH3 के एग्जांपल में क्या आएगा, दोनों में आयंस ही बन रहे हैं लेकिन दोनों में फर्क है। BF3 और NH3 में क्या है कि BF3 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयरिंग के लिए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयरिंग के लिए। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बोरोन के साथ शेयर करवाता है, दोनों का समान अधिकार होता है उस बॉन्ड पर। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेकेज की बात करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बोरोन जो है वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर को अपनी और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी और खींचने की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है कि
किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है सॉल्युबिलिटी एक वर्ड। सॉल्युबिलिटी के अंदर हम इसके अंदर कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मींस जैसे हमने मॉलिक्यूल्स के अंदर कहा 3 तरीके की बॉन्डिंग है, 3 तरीके की बॉन्डिंग में हमने कहा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तीनों तरह की बॉन्डिंग के बाद हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, आयंस बना सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेगेटिव आयन बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब मॉलिक्यूल जब बन गया है, फॉर्मेशन हो गया है, तो लैटिस एनर्जी हम किसे कहते हैं कि जब एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड के थ्रू। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, आयनों से मिलकर क्रिस्टल बनता है और इसमें आयंस एक निश्चित दूरी पर, निश्चित पैकिंग पर अलग अलग टाइप से जुड़कर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए पैकिंग ऑफ आयंस की 3 बेसिक यूनिट्स हैं। पहला अपने पास होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि फेस यानी कि फलक केंद्रित। जैसे आप बैठे होंगे किसी रूम के अंदर, तो ये एक रूम अपना क्यूब है, क्यूब के अंदर आप देखेंगे 6 एजेस है, एक बॉटम है, एक टॉप है, 2 साइड है और चारों तरफ के कॉर्नर से पैक है स्क्वायर प्लेनर। तो 6 अपने पास इसके अंदर एजेस हो गई। 6 एजेस में आप देखेंगे फेस, फेस कौन सा है, कोई भी एक फेस ले लीजिए, चारों तरफ की दीवार ले लीजिए, चाहे ऊपर नीचे की एक वॉल ले लीजिए, उसके 4 कॉर्नर हैं। यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल का मतलब होता है कि कोई भी एक आयन फेस के चारों कॉर्नर्स पर और एक फेस के सेंटर पर लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की जो यूनिट है इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ठीक है, इस तरह की अगर पैकिंग होती है, इस तरह की पैकिंग का जो एग्जांपल है क्रिस्टल का वो है NaCl। अलग अलग क्रिस्टल की पैकिंग्स होती है। उसके बाद सेकंड जो यूनिट सेल होती है वो अपने पास होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC। BCC के अंदर एक छोटा सा क्यूब यूनिट सेल होता है जिसमें 8 कॉर्नर्स के ऊपर अपने पास एक आयन होता है और उस बॉडी के सेंटर में उसके अपोजिट आयन होता है। अगर आपने 8 आयन्स नेगेटिव आयन लगाए हैं चारों कॉर्नर्स पर, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो सेंटर में जो होगा वो पॉजिटिव आयन होगा। और अगर आपने ऊपर और नीचे बॉटम वाले 4 जो है वो पॉजिटिव आयन लगाए हैं तो सेंटर में नेगेटिव आयन होगा। ये एक यूनिट सेल है और बहुत सारी ऐसी यूनिट सेल्स मिलकर आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पैकिंग ऑफ आयंस होती हैं जिसमें आयनिक क्रिस्टल्स जो है अपने प्रेजेंट होते हैं। आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग के वक्त हमें लैटिस एनर्जी और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास 2 तरीके की एनर्जी है। कैसे? लैटिस एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया आपने, जैसे NaCl क्रिस्टल सबने घर में देखे हैं, नमक। NaCl क्रिस्टल कैसे डिसॉल्व होता है? पानी के अंदर डिसॉल्व किया, आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल क्यों है? क्योंकि आयंस बन रहे हैं। Na जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है Cl नेगेटिव को, Cl नेगेटिव ने ले लिया है। तो जब आयंस का फॉर्मेशन हो गया, इस तरह की बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनी है, इसलिए हम NaCl को आयनिक क्रिस्टल मान रहे हैं। NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड के अंदर ही, जो जैसे को तैसा अपन बोलते हैं, आयनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। इसके लिए वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है। तो हमने NaCl को जो है वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व करना है, प्रोसेस बाद में लेंगे, कैसे लेंगे, सॉल्युबिलिटी के अंदर। लैटिस एनर्जी मींस एक आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा जो है उसके आयनों में ही टूटेगा। NaCl टूट के क्या बनाएगा? Na+ और Cl नेगेटिव। यहाँ पर एक कंडीशन एसेंशियल है, वो क्या कि NaCl क्रिस्टल जो है वो सॉलिड अवस्था में होगा और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसियस अवस्था में होगा। यानी लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन में हम कहेंगे कि 1 मोल ठोस अवस्था के NaCl को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसके गैसियस आयनों में तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहलाती है। या इसका एक रिवर्सल ले सकते हैं हम कि आयनों, गैसियस आयनों से एक क्रिस्टल के निर्माण के समय रिलीज हुई ऊर्जा जो होती है वो, यानी मुक्त हुई ऊर्जा जो होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। हमें पहली चीज ये ध्यान रखना है, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। सेकंड चीज, जो ब्रेकडाउन होगा, जो आयंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हमारे गैसियस फॉर्म में। जालक ऊर्जा के लिए ये कंपलसरी कंडीशन हमने बता दी कि आयंस गैसियस फॉर्म में होंगे और NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक थ्योरेटिकल मेथड कहलाता है और एक प्रैक्टिकल मेथड कहलाता है। जो थ्योरेटिकल मेथड है वो कहलाता है अपना बॉर्न लैंडे इक्वेशन और जो प्रैक्टिकल मेथड होता है वो कहलाता है अपना बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न लैंडे इक्वेशन जो है यहाँ पे दे रखी है आपके। बॉर्न लैंडे इक्वेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन अगर आपने करनी हो, इसमें क्या लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल के अंदर आयंस बहुत दूर भी कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली भी कनेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आपने सेंटर में पॉजिटिव आयन लिया है तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के पास में सराउंडिंग को भी
इंटरेक्ट करेंगे और दूर वाले जो आयन्स हैं उनसे भी पॉजिटिव आयन जो सेंटर पर है सोडियम आयन वो क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो इस बिहाफ पर एक इक्वेशन बनाई गई है बॉर्न-लैंडे इक्वेशन, जिसके लिए फॉर्मूला है अपने पास -1.389 इंटू 10⁻⁴ ए जेड स्टार प्लस जेड माइनस n-1 अपॉन n अपॉन a। यहाँ पे अपने पास जेड प्लस और जेड माइनस जो है वो आयनों का चार्ज है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर NaCl क्रिस्टल लेते हैं तो ये जेड पॉजिटिव जो है Na का चार्ज है और जेड नेगेटिव जो है वो अपने पास Cl नेगेटिव आयन का चार्ज है। दोनों के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए दोनों की वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी। एक मेंडुलैंग कांस्टेंट है। जैसे कि अपन कहते हैं कि अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आपको लेंथ की बात की जाए तो आप लेंथ अगर 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, आप दोनों को बराबर यूनिट में करते हैं, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या आप दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से ये क्रिस्टल भी अलग अलग यूनिट्स में है। इनकी जो अपन ने डिस्टेंस मेजर की है वो अलग अलग उसमें है, तो इनको सबको एक ही उसमें लाने के लिए कांस्टेंट दिया गया है मेंडुलैंग कांस्टेंट, जिसका है सिंबल ए। ठीक है, और एन एक कांस्टेंट है बॉर्न कांस्टेंट। बॉर्न-लैंडे एक साइंटिस्ट है, बॉर्न ने अलग इक्वेशन दी थी, लैंडे ने अलग, दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन देकर लैटिस एनर्जी डिटेक्ट की गई है, जिसे हम बॉर्न-लैंडे इक्वेशन कहते हैं। इसके अंदर अपने पास n है जो बॉर्न घातांक कहलाता है, और जो a है अपना मेंडुलैंग कांस्टेंट है, दोनों ही एक कांस्टेंट है। दोनों ही क्रिस्टल के लिए अलग अलग होते हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं हर क्रिस्टल के लिए, और हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक टेबल होती है जो हमें लर्न करनी होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करी हुई है फॉर्मूला निकालने के लिए। अब हम लेते हैं एक प्रैक्टिकल मेथड जिसका नाम है, आपको साइकिल दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिकल मेथड जिसका नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल के अंदर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन बताया गया है NaCl। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट समझते हैं बॉर्न-हैबर का स्टेटमेंट क्या है। बॉर्न-हैबर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए एक NaCl क्रिस्टल का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद उन्होंने देखा कि एक तो हम डायरेक्ट क्रिस्टल बनाते हैं और एक हम अलग अलग पदों के अंदर बनाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या था कि चाहे कोई भी क्रिस्टल एक स्टेप में बने, चाहे अलग अलग स्टेप्स के अंदर बने, दोनों के केस में ही ऊर्जा का अगर अपन परिवर्तन लेंगे तो वो सेम रहेगा, किसी तरह का कोई ऊर्जा का चेंजेस नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है बॉर्न-हैबर साइकिल का, जिसे एक साइकिल के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट स्टेप के अंदर Na सॉलिड फॉर्म में लिया है प्लस हाफ Cl2, क्योंकि यहाँ पे हमें NaCl सॉलिड एक मोल बनाना है, यहाँ पे एक Cl की रिक्वायरमेंट है। Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में है ही है, G लिखा है यहाँ पर, S और G लिखने का वेटेज है। S यहाँ पे सॉलिड मतलब है, सोडियम पीस जो है सॉलिड अवस्था में रहता है। यहाँ पे हमें एक Cl चाहिए, इसलिए मैंने आधा मॉलिक्यूल लिया है, और इस केस के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कहेंगे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी हमने NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में किया है। एक ही स्टेप में फॉर्मेशन करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने निर्माण की ऊर्जा बोला है, और इसका जो सिंबल दिया है हमने वो दिया है डेल्टा HF। ठीक है, अब बात आती है हमारी लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि आयनों से, गैसियस आयनों से अगर हम कोई सॉलिड क्रिस्टल बना रहे हैं, उस केस के अंदर जो रिलीज एनर्जी होगी वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी। तो आपने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले इनको आयनों में कन्वर्ट करना है, हमें आयनों में कन्वर्ट करना है, और आयन होने चाहिए गैसियस फॉर्म में। जो हमारे पास हाफ Cl2 है, ये गैसियस फॉर्म में ही है, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। आयन बनाने के लिए हमें इसको एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Na सॉलिड जो है इसको भी हमें गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको गैसियस फॉर्म में लाने के लिए हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी है। सब्लिमेशन मीन्स उद्रुपातन ऊर्जा। उद्रुपातन ऊर्जा क्या होती है कि जब किसी भी मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट अपन किसमें चेंज कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म में, उस केस के अंदर जो आप एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी को अपन कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, यानी उद्रुपातन ऊर्जा। तो हमने सोडियम सॉलिड फॉर्म में लिया है और इसको हमने एनर्जी दे दी है, जिसको हमने नाम दिया है उद्रुपातन ऊर्जा। उद्रुपातन ऊर्जा से हमने इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमने एनर्जी दी है सब्लिमेशन, जिसको इन्होंने सिंबल दिया है डेल्टा HS। उसके बाद है हमारा गैसियस फॉर्म में जो सोडियम है, इसको हमने आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में ये आ चुका है। जब हम इनको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि
किसी भी एटम से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो हमने सोडियम गैस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, पॉजिटिव आयन बनाया है, और जो एनर्जी दी है, हमने यह एनर्जी दी है, इसलिए ये एनर्जी प्लस फॉर्म में होगी, और इससे हमने सोडियम प्लस आयन बना दिया है। अब आती है बारी Cl2 की। यहाँ पे हमारा Cl2 1 मोल मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ Cl2 है। हाफ Cl2 का मतलब है आधा मोल। तो हम इसको जब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें एनर्जी देंगे, यानी कि हम एक Cl2 को जब Cl प्लस Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो 1 मोल हम एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आधा मोल एनर्जी देंगे, क्योंकि आधा मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ डेल्टा एच डी लिखा है, डी फॉर डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा। तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गया है Cl गैस एटॉमिक फॉर्म के अंदर। अब हम इसको आयन फॉर्म में बनाएंगे। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें क्या कहता है कि किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर रिलीज होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने Cl गैस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने निकाला था उसको हमने Cl के साथ जोड़ दिया है। Cl के साथ जोड़ने पर जो हमारे पास आयन बना है वो है Cl नेगेटिव आयन। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों आयन बन गए हैं, Na पॉजिटिव फॉर्म में, Cl नेगेटिव फॉर्म में, दोनों ही गैसियस अवस्था में है, और ये दोनों मिलकर अब सॉलिड फॉर्म में NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। NaCl का फॉर्मेशन करने पर अभी हमने कहा था कि अगर किसी गैसियस आयनों से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी हमने ले लिया डेल्टा एच एल, तो ये माइनस फॉर्म में होगी क्योंकि रिलीज एनर्जी है। अब इन सारे स्टेप्स के अंदर जितनी भी एनर्जी हमने यूज करी है उसको एक तरफ रख लेंगे और डेल्टा एच एफ को एक तरफ रख लेंगे। इस प्रकार से हम लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला होना चाहिए, मैं बोल देती हूँ फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक स्टेप में बना है डेल्टा एच एफ, एनर्जी रिलीज हुई है, माइनस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, क्योंकि एक स्टेप में डेल्टा एच एफ बन गया, एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए माइनस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, हमने सब्लिमेशन में एनर्जी दी थी गैसियस फॉर्म में लाने के लिए, इसलिए डेल्टा एच एस प्लस में रहेगा, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने प्लस में एनर्जी दी है, हमने ली नहीं है इससे एनर्जी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच एस प्लस आई। डिसोसिएशन एनर्जी में भी हमने एनर्जी दी है इसको, तो प्लस हाफ डेल्टा एच डी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए हम कहेंगे माइनस ई ए, और लैटिस एनर्जी भी हमारी रिलीज हुई है इसलिए माइनस एच एल। तो फॉर्मूला बना माइनस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस आई प्लस हाफ डेल्टा एच डी माइनस ई ए और माइनस का डेल्टा एच एल। अब इतनी सारी एनर्जीज है, सारी एनर्जीज आपको दे दी जाएंगी, कोई भी एक एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे लैटिस एनर्जी का हमारे पास कैलकुलेशन था, तो इसलिए लैटिस एनर्जी अननोन रख देगा और बाकी सारी एनर्जी आपको दे दी जाएगी न्यूमेरिकल के लिए, और आपको किसी भी क्रिस्टल के लिए कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल के अंदर चीज ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर NaCl के लिए बात करेगा तो हमने हाफ Cl2 लिया है, मॉलिक्यूल फॉर्म में हमने Cl2 को हाफ लिया है, तो हमारे पास जो डिसोसिएशन एनर्जी दी जाएगी हम उसको हाफ करके वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें 1 मोल Cl2 के वियोजन की ऊर्जा दे रखी है और हमें आधा मोल Cl2 को वियोजन की ऊर्जा देनी है, तो जो हमारे पास वियोजन की ऊर्जा दी जाएगी उसको हमें बटा 2 करके लिखनी है, वरना हमारा ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इन चीजों का हमें ध्यान में रखना है। तो बॉर्न हैबर साइकिल एक प्रैक्टिकल मेथड है और हमें वो क्या कहता है कि चाहे कोई भी आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो, चाहे बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हो, टोटल ऊर्जा का जो परिवर्तन रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला बोला माइनस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस आई प्लस हाफ डेल्टा एच डी माइनस ई ए माइनस डेल्टा एच एल। अब कोई भी क्वांटिटी आपको एक अननोन देकर अगर पूछा जाए कि किसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस के अंदर हम कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जिसकी हम नहीं बता सकते, जैसे बेसिकली एक एग्जांपल है इसका एमजीओ की स्टेबिलिटी हम आसानी से नहीं समझा सकते, लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से हम इस तरह से साइकिल बनाकर एमजीओ की स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी माइनस में कंज्यूम हुई है। सेकेंड, हम इसके अंदर प्रोटॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता आ रही है तो प्रोटॉन एफिनिटी को भी हम इस बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से
निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी से लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मॉलिक्यूल के पास दो तरीके की एनर्जी है, एक सॉल्वेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में आपने पढ़ ही लिया है कि गैसियस आयनों से क्रिस्टल के निर्माण के समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। सॉल्वेशन एनर्जी कैसे लेनी है ये आपको समझना है। अभी आपको कहा कि घर में अपने पास एक आयनिक क्रिस्टल है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया NaCl। NaCl आयनिक क्रिस्टल है, इसलिए इसको हमने एक आयनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है, जैसे कि वाटर। वाटर का ब्रेकडाउन अगर आप करेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होगा, और NaCl का ब्रेकडाउन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो जब कोई भी कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसकी मैकेनिज्म में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि जैसे NaCl है, अगर हमने उसको पानी में डाला तो NaCl पहले ब्रेकडाउन हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, अगर Na पॉजिटिव है तो उसके चारों ओर वो OH नेगेटिव के थ्रू लेयर बना लेंगे पानी के मॉलिक्यूल, और Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव के चारों ओर जो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो H पॉजिटिव के थ्रू जुड़ेंगे। तो ऐसे जुड़ने पर, यानी इधर OH नेगेटिव आयन जुड़े पॉजिटिव के चारों ओर, नेगेटिव के चारों ओर जो है वो H पॉजिटिव आयनों के थ्रू जुड़ा, तो ये एक घेरा बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल इन आयनों के चारों ओर अलग अलग आयनों के थ्रू। तो पहले ये कहलाता है प्राइमरी स्फीयर, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इनडायरेक्टली इन आयनों से जुड़े रहते हैं और एक घेरा बना लेते हैं इनके चारों ओर, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्फीयर। अब जब आप NaCl और इसको जब डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करने पर हमारे पास कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, जिसको आप बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल वाटर का दिया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हाइड्रेशन एनर्जी लिख रखा है, जल योजन ऊर्जा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिया है वो हमने लिया है सॉल्युबिलिटी के लिए, मतलब वाटर यूज किया है विलायक के तौर पे, तो इसलिए हमने कहा कि जो ऊर्जा मुक्त हो रही है हम उसको कह रहे हैं जल योजन ऊर्जा। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो तरीके की ऊर्जा प्रेजेंट है, कैसे समझ में आया आपको? आपको मैंने एग्जांपल दिया कि NaCl जो है उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके गैसियस आयनों में दी जाने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी आयनिक क्रिस्टल ब्रेक डाउन हुआ है तो उस सॉल्यूशन के अंदर एक ऊर्जा तो हमने दी है जालक ऊर्जा, दूसरा जब वो आयन टूट गए हैं उनके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कह रहे हैं विलायकन ऊर्जा। यानी कुल मिला के सॉल्यूशन के अंदर दो ऊर्जा है जो इस सॉल्ट को डिसॉल्व होने में मदद कर रही है। फर्स्ट इज लैटिस एनर्जी एंड सेकंड इज सॉल्वेशन एनर्जी। यहाँ हमने वाटर सॉल्वेंट यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इस एनर्जी का नाम दिया है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी मीन जल योजन ऊर्जा। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, देखिए NaCl ब्रेकडाउन हुआ है आयनों में, Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में और Cl नेगेटिव गैसियस फॉर्म में, और इसको हमने नाम दिया है लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी भी दे सकते हैं या लैटिस एनर्जी। Na पॉजिटिव के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, इस केस में जो रिलीज एनर्जी है उसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव दिया है। इसी तरह से Cl नेगेटिव के चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं H पॉजिटिव के थ्रू, इसको हमने नाम दिया है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के उस सॉल्यूशन में दो तरीके की एनर्जी है जो सॉल्युबिलिटी को निर्धारित करेगी। कैसे? यदि उस सॉल्यूशन के अंदर विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा रिलीज होता है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा कम है उस सॉल्यूशन में और विलायकन ऊर्जा ज्यादा है, तब वो कंपाउंड पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। और यदि उस सॉल्यूशन के अंदर जालक ऊर्जा ज्यादा हमने दी है और विलायकन ऊर्जा कम रिलीज हुई है, उस केस के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। कंडीशन क्या है? यानी कि किसी भी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी विलयता दो ऊर्जा पर डिपेंड करती है। फर्स्ट जालक ऊर्जा पर, क्योंकि क्रिस्टल का पहले ब्रेकडाउन होता है। सेकंड हमारे पास है जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा जो रिलीज होगी जब मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा। अगर विलायकन ऊर्जा का मान चालक ऊर्जा से ज्यादा होता है तब मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्ट उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। यदि विलायकन ऊर्जा का मान चालक ऊर्जा से कम होगा, कम रह जाएगा, चालक ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिसकी वजह से जालक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। जैसे कि हम इसके अंदर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जालक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो अपने आप ही जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा की क्वांटिटी में भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है पॉलराइजिंग पावर एंड पॉलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस।
जब मॉलिक्यूल्स बन रहा है उसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होने के लिए कुछ ना कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। इन दोनों में अट्रैक्शन भी होगा, इन दोनों में डिसोसिएशन भी होगा। तो किस हद तक इनमें अट्रैक्शन हो रहा है और किस हद तक इसके अंदर जो है रिपल्शन होगा आपस में, इस तरह को हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है फायंस रूल या पॉलराइजिंग पावर एंड पॉलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, जिसके अंदर ये इफेक्ट बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कैटायन छोटे साइज का है और एनायन बड़े साइज का है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं बॉन्डिंग करने के लिए, तो बॉन्डिंग बनाने के वक्त जब ये कैटायन अट्रैक्ट करेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन को, तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन से, यानी यहाँ पे दो तरीके के फोर्स काम करेंगे। कैटायन का न्यूक्लियस होगा, एनायन का भी न्यूक्लियस हो सकता है। कैटायन का न्यूक्लियस हो सकता है तो एनायन का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी दो तरह के बल कौन से हो गए, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्शन फोर्स किसके बीच में लगेगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कैटायन जब अट्रैक्ट कर रहा है एक दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन जब बैलेंस हो जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन में उस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होती है। तो जब कैटायन एनायन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है तब क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को कैटायन अट्रैक्ट कर रहा है, कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, और सेम टाइम में जो एनायन का न्यूक्लियस है वो कैटायन के न्यूक्लियस से रिपेल हो रहा है, या एनायन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहे हैं। ऐसे केस के अंदर एनायन का डिस्टॉर्शन हो जाता है, एनायन डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इस डिस्टॉर्शन को कहते हैं पॉलराइजेशन। यानी कि कैटायन ने अट्रैक्ट किया किसको, एनायन को। एनायन को जब ये अट्रैक्ट करता है, इस तरह से डायग्राम देखिए आप, इसके अंदर हमारे पास जो ये इधर है Li प्लस आयन लिया है पॉजिटिव, इधर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और एक तरफ दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग फॉर्म के अंदर ये क्या होगा, कैटायन छोटे साइज का अगर होगा और एनायन अगर बड़े साइज का होगा, तो कैटायन छोटे साइज का इसको पॉलराइज कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, जिसकी वजह से एनायन का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। एनायन आप देखिए डिस्टॉर्ट हो गया है, विकृत हो गया है। एनायन का जो ये विकृति है इसको हम बोलते हैं पॉलराइजेशन ध्रुवण, यानी कि कैटायन के द्वारा एनायन का ध्रुवण हो गया है। तो हमारा टॉपिक था पॉलराइजेशन पावर एंड पॉलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। पॉलराइजिंग पावर का मीन्स हो गया कि जो धनायन है, कैटायन है, उसका पॉलराइजेशन हो रहा है, मतलब उसका पॉलराइजिंग पावर है, यानी उसका पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। और एनायन का पॉलराइजेशन हो रहा है, यानी कि पॉलराइजिंग पावर कैटायंस की टर्म में होता है और पॉलराइजेशन किसका होता है, एनायन का। इसे फायंस ने दिया था, इसलिए हम इनको फायंस रूल भी कहते हैं। इसने अपने रूल में लिखा है इस चीज को कि कैटायन कब अपनी पावर ज्यादा दिखाएगा, कब ध्रुवित ज्यादा करेगा, जब वो बहुत छोटे साइज का होगा। और जब वो छोटे साइज का होगा इट मीन्स उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव आयन होता है वो अपने पेरेंट से साइज में छोटा होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करेंगे उतने ज्यादा जो है कैटायन का साइज छोटा होगा, और कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी पॉलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी किसको अट्रैक्ट करने की, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड, इसने रूल के अंदर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेकंड रूल बनाया, वो ये कि एनायन का पॉलराइजेशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब एनायन बहुत बड़े साइज का होगा। और एनायन कब बड़े साइज का होगा, जब एनायन पर चार्ज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि एक एनायन अपने पेरेंट से साइज में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, कि एनायन का पॉलराइजेशन कब ज्यादा होगा कैटायन के थ्रू, जब एनायन का साइज बड़ा होगा और एनायन के ऊपर चार्ज नेगेटिव बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा अपने पास क्या है कि अपने पास अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का कैटायन है तो अपने पास पॉलराइजेशन फेवर नहीं होगा, क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से उसने साइज और चार्ज को लेते हुए कुछ रूल बनाए, जिन्हें इन्होंने नाम दिया है फायंस रूल। नेक्स्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या कहती है, इसी के बेस पर है। अब हमने बहुत सारी चीज मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ी कि मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के लिए भी एनर्जी देख ली हमने, मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी एनर्जीज देख ली, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज देख ली कि उसके अंदर किस तरह की पावर, किस तरह की चीज है। अब इसी को लेते हुए हम मॉलिक्यूल की शेप के बारे में आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है। मॉलिक्यूल की शेप
को बताने के लिए अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड की बात करी, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया था। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको मैं सिर्फ 2 मिनट ब्रीफ करूंगी, फिर अपन वैलेंस शेल लेंगे। और यहाँ शेयरिंग भी समझाई गई है, जो मैंने आपको बोला है। देखिए आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, इसलिए बनने वाले बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं। इसको हम बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एफ एफ के बीच में बॉन्डिंग दिखाई हुई है। एफ एफ के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड्स के भी दिए हैं। देखिए, नाइट्रोजन 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 के अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। कोई भी मॉलिक्यूल, अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो किस बेस पे कर रहा है? मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ ये अपना जब ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी, तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो 6, और हर इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ रह गया है। इट मींस नाइट्रोजन के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सामने वाले नाइट्रोजन के साथ करता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सीएल सीएल के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह से ये दिखाया हुआ है सारा शेयरिंग के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए कि मॉलिक्यूल के अंदर, अब उसकी शेप समझा रहे हैं हम, कि मॉलिक्यूल की शेप भी तो होनी चाहिए ना। जब हर चीज को हम ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल की कोई ना कोई शेप भी होनी चाहिए। शेप को समझाने के लिए पहला कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट है वैलेंस बैंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो हम आ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो थ्योरी है वो पर्टिकुलर बताई गई है कि कितने बॉन्डिंग पेयर, जैसे अभी अपन ने बात करा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो इनकी बॉन्डिंग है ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, सीएल की, जो मैंने बोली है, इसको एक्सप्लेन करना कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल है, डबल है ना, इस सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओ डायग्राम से प्रूव किया जाता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ज्योमेट्री बताने के लिए, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बताने के लिए हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दी है। इस थ्योरी में साइंटिस्ट का नाम है अपने पास गिलेप्सी ऑफ नाइहोम, आपके इसमें लिखा हुआ है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है कि सबसे पहले कोशिश की गई थी देने की सिज्विक और पावेल ने, लेकिन जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है नाइहोम और गिलेप्सी को। गिलेस्पी और नाइहोम ने वीएसईपीआर थ्योरी दी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि कितने मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट है, और बॉन्ड बनाने के बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट होने के बाद कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। यानी इनके पास कुल मिलाकर पहला कारक है जो स्ट्रक्चर बताने में इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है तो उतने तो हो गए उसके बॉन्ड पेयर्स, और कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर बच गए, इट मींस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी थ्योरी जो बेस्ड है मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बताने के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये केवल और केवल ये बताना चाहती है कि इसके अंदर कितने बॉन्डिंग और कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसकी ज्योमेट्री निर्धारित हो रही है। तो सबसे पहला इसका जो रूल है वो ये है, पहला पोस्टुलेट जो है इसका वो ये, कि अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल CH4, आप CH4 बनाते हैं, कार्बन का देखिए 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास आउटर मोस्ट में, 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन आपके पास बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है साझा करने के लिए, तो और कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का हर एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा और 4 बॉन्ड बना लेगा, यानी CH4 के अंदर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं। कार्बन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपने देखा 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन का साझा एक एक करके उसने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कर लिया। तो हमें क्या बोलना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम के पास, केवल और केवल बॉन्डिंग पेयर्स ही बने हैं,
उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो रहेगी, किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बोला, इन्होंने उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोला है, बॉन्डिंग पेयर्स को सेम रखा है। यानी पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल में केवल और केवल अपने पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फिक्स होगी, जैसे कि CH4 की टेट्राहेड्रल, कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। ऐसे ही अपन केस ले सकते हैं, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके अंदर। PCl5 ले सकते हैं, PCl5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। हम SF6 ले सकते हैं, हम IF7 ले सकते हैं। इन सब में बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो ज्योमेट्री निर्धारित होती है वो इनकी ज्योमेट्री निर्धारित रहेगी, किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमें कि अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अमोनिया का 2s2 2p3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। 2s2, s के अंदर 2, p के अंदर 3। कितने बॉन्ड बनाने हैं उसको? 3, H3। तो 3 बॉन्ड जब नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रह जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रह गया, इट मींस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो तरीके का रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर जब सारे थे तो सारे एक निश्चित दूरी पर अपने अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए थे। लॉन पेयर कभी भी सामने वाले एटम के न्यूक्लियस से नहीं बनता है, केवल और केवल अपने न्यूक्लियस से ही बॉन्डेड रहता है। लॉन पेयर दूसरी साइड से फ्री रहता है मूव करने के लिए, कहीं भी कैसे भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे रिपल्शन हुआ। बॉन्ड पेयर अपनी जगह पे फिक्स है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम करेंगे क्योंकि एक निश्चित दूरी पर बंधे हुए हैं दोनों एटम के नाभिक से। लेकिन लॉन पेयर एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से अपने पास फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर रिपल्शन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बीच में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लॉन पेयर मूव करने के लिए फ्री है। तो यहाँ दो तरीके का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो इस तरह इसकी ज्योमेट्री डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जब लॉन पेयर अपने पास रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड पेयर बहुत पास पास होते चले जाएंगे और लॉन पेयर अपने फ्री मूव करता चला जाएगा। तो जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए उसकी जगह पर ये पिरामिडल होती है, यानी डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग पेयर के अलावा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो न रहकर डिस्टॉर्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है। ये केवल एग्जाम्पल था बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लॉन पेयर एग्जाम्पल भी आ जाए, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 2s2 2p4। ठीक है, 4 + 2 = 6। कितने बॉन्ड बनाने हैं उसको? 2 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए? 4। यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रह गए हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी हो गया, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का रिपल्शन भी हो गया, और यहाँ पे 2 लॉन पेयर थे जो आपस में भी रिपेल हो रहे हैं, यानी 3 तरीके का रिपल्शन हो गया। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? जो ज्यादा फ्री होगा, यानी लॉन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल होगा क्योंकि वो फ्री है दोनों एक एक साइड से। उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो दो पॉस्टुलेट हुए। पहला, जिनमें केवल बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो अपने पास कहलाता है सेम ज्योमेट्री का जो होनी चाहिए। और सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे ये कहता है कि अगर किसी के पास बॉन्ड पेयर के अलावा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री सेम नहीं रहेगी, उनकी ज्योमेट्री में विकृत डिस्टॉर्शन आ जाएगा रिपल्शन के कारण। और डिस्टॉर्शन जो आएगा, वो रिपल्शन जो आएगा वो 3 तरीके के ऑर्डर में इस तरह से अरेंज है। लॉन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उसके ज्यादा, और फिर बॉन्ड पेयर। तो इस प्रकार वाटर के अंदर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और वाटर की शेप टेट्राहेड्रल की जगह अपने पास आ जाएगी वी शेप। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे BeCl2 दिया है। BeCl2 के अंदर सारे बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसलिए इसकी ज्योमेट्री लीनियर ही रहेगी क्योंकि इसकी लीनियर ही होती है। BF3 के अंदर भी किसी तरह का कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर रहती है, ट्रायंगुलर ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ इन्होंने एक टेबल दे रखी है, देखिए आप, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके पहले से ही, जिसके अंदर केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी CH4 बोला ही है आपको, PCl5 बोला है, SF6 है ना, और जिसके अंदर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर एग्जाम्पल है वो इसमें यहाँ टेबल भी दे रखी है आपकी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की। ये देखिए CH4 का एग्जाम्पल मैंने लिया था लॉन पेयर के कारण, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हो गए।
ठीक है। अमोनिया के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लॉन पेयर 1 बताया मैंने अभी आपके पास, और बॉन्ड एंगल इसलिए कम हो गया और शेप रह गई ट्रायगोनल पिरामिडल। वाटर के अंदर अपने पास देखिए, मेरा वाटर का एग्जांपल, वाटर के अंदर 2 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। इस तरह से इसकी जो शेप हो गई वो वी शेप हो गई है, और दोनों लॉन पेयर जो है देखो फ्री हैं दोनों साइड से रिपेल होने के लिए। तो यहाँ पे 3 तरीके का रिपल्शन दिखाई दे रहा है। देखिए, बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के बीच में, और दोनों लॉन पेयर के आपस में, लॉन पेयर के बीच में। तो इसकी आकृति लिखी हुई है एंगुलर बैंड शेप, आप वी शेप भी लिख सकते हैं, ये वी शेप का हो जाता है टेट्राहेड्रल की जगह। इस तरह से टेबल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके VSGPR दे रखे हैं। इन्होंने मल्टीपल बॉन्ड्स के भी दे रखे हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अपन ने अभी पढ़ा है। CO2 है, साइनाइड है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने यहाँ पर डिस्टॉर्शन हुई बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का बता रखा है। नेक्स्ट है PBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं थोड़ा सा सार बताना चाहूंगी आपको केवल, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो हमें लेना है वो क्या लेना है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या थ्योरी ये हमें कहती है। एक तो सबसे पहले ये क्वांटम मैकेनिकली बेस्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी। इसका सारा का सारा चीज एक इस टेबल में दिया हुआ है, इस ग्राफ में दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट ये कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी गई थी वो केवल और केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दी गई थी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए दी गई है, इसलिए कोई और एग्जांपल आपको इसके अंदर लेना नहीं है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वांटम मैकेनिकली इसमें डेरिवेशन किया गया है इसको कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया गया है। ये क्या कहता है कि जब दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है, मॉलिक्यूल तो H2 है, उन दोनों H2 मॉलिक्यूल के अंदर हम दोनों एटम को एक सिंबल दे देते हैं HA और HB। जब ये HA और HB दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, तो इन दोनों में ना तो कोई किसी प्रकार का आकर्षण बल है, ना इनके बीच में किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल है। जैसे ही ये दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आते चले जाते हैं, आकर्षण बल यानी कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जैसे अभी बताया, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षित होंगे, और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ प्रतिकर्षित होगा। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के आपस में आकर्षित होंगे, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। फिर भी ये दोनों अनंत दूरी से बॉन्ड बनाने के लिए पास पास आ रहे हैं। पास पास आने पर एक निश्चित दूरी पर इन दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बैलेंस हो जाएगा। उस निश्चित दूरी पर इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, इसको वेव फंक्शन से बताया गया है कि जैसे एक स्ट्रक्चर ली गई है हाइड्रोजन की, कि यहाँ पे 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइड्रोजन के केस में। इन्होंने सिंबल लिया है, देखिए साई ए जो सिंबल लिया है इन्होंने हाइड्रोजन ए के लिए लिया है, और हाइड्रोजन बी के लिए सिंबल लिया है साई बी। यहाँ पे जो सिंबल 1 और 2 डिनोट किया है वो किया है इलेक्ट्रॉन के नंबर को, यानी जैसे हर हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 के अंदर, तो इसने HA वाले इलेक्ट्रॉन को नंबर दिया है 1 और HB वाले को 2। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि HA वाले के पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया है, और साई बी के पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया है वो 1 नंबर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल यानी 2 स्ट्रक्चर हो गई। एक स्ट्रक्चर में HA के पास 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर HA के पास 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर दिया है। ऐसे केस में कोई भी स्ट्रक्चर का रिजल्ट एक ही दिया जाएगा, 2 नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमने वेव फंक्शन लिया है यहाँ पर। पहली स्ट्रक्चर जो थी जिसमें HA के पास एक इलेक्ट्रॉन था 1 नंबर वाला, उसके लिए हमने वेव फंक्शन जब दोनों के जोड़े हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की, तो उस केस में साई फंक्शन लिखा साई A1 साई B2। 1 नंबर इलेक्ट्रॉन था HA के पास, HB के पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन था। वेव फंक्शन हो गया साई A साई B। अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर लेते हैं तो दूसरी स्ट्रक्चर हो गई अपने पास साई A 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके पास साई B 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया। दोनों स्ट्रक्चर के वेव फंक्शंस को हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से उस मॉलिक्यूल के लिए साई कोवेलेंट आ गया है। अब हमें ये भी पता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक ही पैरामीटर में लाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं C। ठीक है,
पहले स्ट्रक्चर के लिए हम C1 यूज कर लेते हैं, दूसरी जो स्ट्रक्चर लिखी है हमने Psi-A2 Psi-B1, इसके लिए हम C2 यूज कर लेते हैं। C1 और C2 जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, मैंने अभी बताया जैसे कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे आप, अगर दोनों डिस्टेंस मीटर में है तो ठीक है, नहीं है तो हम उनको एक यूनिट में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी हम दोनों स्ट्रक्चर्स के साई को एक ही पैरामीटर में लाने के लिए C1 और C2 है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए C1 और C2 के बीच में रिलेशन होता है C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। अगर C1 की वैल्यू 1 है तो C2 एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, ठीक है। या प्लस माइनस का मतलब जोड़ना या घटाना नहीं है, सिमेट्री बेस्ड है कि एक बार एक H मॉलिक्यूल का अगर प्लस साइड है सामने आ रहा है तो एक बार HB का माइनस वाला पोर्शन जो है वो सामने की ओर आएगा। ऐसे ही हमने कहा कि C2 प्लस माइनस 1 है ना, तो एक बार प्लस वाला पोर्शन H प्लस के सामने आएगा और एक बार H माइनस प्लस के सामने दूसरे वाले H का माइनस वाला जो हिस्सा है वो सामने की ओर आकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इट मीन्स दोनों के केस के अंदर सिमेट्री चेंज हो जाएगी। तो जब दोनों के अंदर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जब सेम सिमेट्री के अंदर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि एक मिनिमम एनर्जी पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए डी जो है सबसे नीचे लोएस्ट पर आ गया है, कर्व डी। तो कर्व डी को अगर हम देखेंगे तो सबसे लोएस्ट पे आया है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में नीचे हमने ले रखी है आर, आर मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और जो हमारा इधर वाला पोर्शन है इसमें हमारा एनर्जी है। एनर्जी के अंदर जो है वो हमारा ई है ना, तो हमने ई जो है हमारी माइनस में आ रही है और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमारी दे रखी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। इसमें 86.9 और 303 किलो जूल पर मोल एनर्जी उस समय मॉलिक्यूल के पास है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब सेम सिमेट्री का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस वाला आके जुड़ रहा है, तब तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी एटम्स के पास। और जब ये माइनस अलग अलग सिमेट्री के आकर आपस में जुड़ रहे हैं तो किसी तरह के कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने जो रिलेशन बताया C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2, इसमें हम कहेंगे +1 और -1। तो हम इससे दोनों इक्वेशन लिखेंगे, एक बार C2 की वैल्यू +1 लिखेंगे, एक बार C2 की वैल्यू -1 लिखेंगे, और +1 वाले को हम कहेंगे सिमेट्रिक योग वाला कॉम्बिनेशन है ये, और दूसरा कहेंगे एसिमेट्रिक योग वाला। या हम ये कहेंगे कि प्लस साइन वाली जो इक्वेशन है वो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन की इक्वेशन है, और जो माइनस फॉर्म वाली है वो हमारी जो है वो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन किसी तरह का नहीं होता है। और साथ में इन्होंने एक एजम्पशन और दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ आयनिक करैक्टर हो, सारे के सारा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के अंदर वो कोवेलेंट ना हो। इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक एजम्पशन और दिया है कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो एक हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, और जो दूसरा है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एक आयनिक रूप भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने इक्वेशन बनाई है Psi-A1 Psi-A2, वही इलेक्ट्रॉन नंबर दे रखा है, प्लस Psi-B1 और Psi-B2। हमने Psi-B और Psi-B ही इसलिए लिए हैं दोनों के अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर्स लिए हैं, और दोनों की स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइन कर देंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास, यानी हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट प्लस आयनिक करैक्टर दोनों हो सकते हैं। एक अजम्पशन बताया गया, मिक्सिंग बताई गई है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस मिक्सिंग ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस, जिसका फॉर्मूला साई सा दे रखा है। C1 C2 अभी बताया सेम पैरामीटर में लाने के लिए, साई कोवेलेंट जो हमने पहले लिया था, Psi-3 जो अभी निकाला है साई आयनिक के साथ, आयनिक वाले के अंदर इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर लेनी है और इसको हमने आयनिक और कोवेलेंट दोनों को जोड़कर टोटल साई निकालना है और इससे बताना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस फॉर्मेशन में। जब हमने दोनों कॉम्बिनेशन लिए तब हमारी जो वैल्यू आई थी उसमें हमारी एनर्जी की वैल्यू आई है 388 किलो जूल ग्राफ से, और जो हमारा 74.9 आया है वो हमारा इसके अंदर डिस्टेंस आया है, जो हमारी प्रैक्टिकली डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा मैच खा रही थी। तो इसलिए हमने ये जो वैल्यू निकाली है ग्राफ से थ्योरेटिकल निकाली और प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली। पहले वाला जो केवल कोवेलेंट बॉन्ड वाली इक्वेशन थी उससे हमारी वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, लेकिन इससे हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम आ रही है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऑलमोस्ट सेम आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबिलिटी आयंस बनने की भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग ही नहीं है, उसमें आयनिक बॉन्डिंग भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। अब अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बताइए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके? अगर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी या कोई भी प्रॉपर्टीज, इन सब में अगर किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी है तो बताइए।
Ma'am, I don't think there is any query, so thank you. You can stop sharing, ma'am. हाँ जी, We'll continue tomorrow, same time.